अहमद हसन, अहमद इकबाल, आयशा रिफत, अलीशा वसीम, अलिशबा इबाद, अलीजा असलम, अलीज़ अशद, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक, अनस निसार, अरसलान खान, असदुल्ला खान, असदुल्ला खान, असील, अतिया अजीज, बतूल फातिमा, आयशा खालिद, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, बुशरा परवीन का है, ईमान, फरिया अहमद, फरिया अहमद नहीं है, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कहाँ है कशफ, कशफ मुगल, कशफ मुगल, लबीबा महमूद, लाइबा, लारेब तुर्क, लारेब, मोहम्मद बख्श बलोच, महम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम। भाई मैं अभी अनाउंसमेंट करूंगा, जो स्टूडेंट जा रहे हैं फिर ये खुद जिम्मेदार हैं। मारिया नसीम, महक, महक, मोहम्मद कैश शेख, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नास, निमरत तारी, कहाँ है निमरत तारी, खुद बता नहीं रही, आप बड़ा बता रही हो उसका, आपको क्या है, उसको छोड़ो, 50 एब्सेंट हो भले। उमेहा बिनते आरिफ, कुरतुलैन, रफिया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान, रोहम रेहान, रोहम, सफीना अकबर, कहाँ है सफीना अकबर, समीर समी, सारा, शफान, शास, शीजा खान, सोहा खान, सुंगर रानी, सुहानी, सईदा फिजा इसरार, सईदा हुनैजा अली, सईदा तूबा इम्तियाज, तूबा किरण, तैयब अहमद, तैयबा, तहरीम, उम्मे अतिया, वानिया खान, उम्मे अतिया का है, युसरा हयात, युसरा, इनके साथ क्यों बैठती हो तो, जहरा, वो शरीफ बच्ची है उसके पीछे ऐसे शैतान बच्चियां पड़ गई। जीनिया अली। भाई अनाउंसमेंट ये कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एब्सेंट 7 एब्सेंट से ज्यादा है, 7 गैर हाजिरियों से ज्यादा उनकी गैर हाजिरियां हैं, तो वो अपनी लिस्ट बनाकर अभी देकर चले जाएं सीआर को। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 7 या उससे ज्यादा गैर हाजिरी है, 6 वाले ना अपना नाम लिखवाएं, वरना उनकी मैं कर दूंगा 8 टोटल। अगर गलत नाम लिखवाएंगे चेक कर लें किस दिन की आपकी किस वीक की एब्सेंट लगी हुई है, वो करेक्ट करानी है, तो करेक्शन लिखकर एक लिस्ट बना के पेपर पे सीआर को दे जाए, उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।
वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आपको जो है तकरीबन 5 चीज़ें बता रहे हैं। गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम एंड सेटअप ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंशियल फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर फंक्शनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये 5 चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। गवर्नमेंट जो एक कानून होता है, लॉ होता है, किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए, इसी तरह उसके कवानीन होते हैं। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट सिस्टम क्या है और उसके कवानीन क्या हैं, ये यहाँ पे बताया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या बता रहे हैं? गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच द राइट टू मेक लॉस एंड द राइट टू इन्फोर्स दैम आ जाए इज़ गिवन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप इन सोसाइटी। गवर्नमेंट पावर कैन बी हेल्ड बाय वन इंडिविजुअल, अ फ्यू और अ मेजॉरिटी। जाहिर है जिस सिस्टम के थ्रू इंसानों को चलाना है तो वो कानून इंसानों के राय के मुताबिक उनकी मेजॉरिटी वाइज बनाया जाएगा, वो कवानीन, ताकि लोग उस पर ज़्यादा आसानी से अमल भी कर सकें। तो जब एक सिस्टम बनाया जाता है किसी भी मुल्क के अंदर,
किसी भी कानून में, तो उसको ज़्यादातर यही देखा जाता है कि उससे वहाँ के रहने वाले रियासत के लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो ये माशरे का एक ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है कि जिसके तहत कानून बनाया जाएगा और उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा माशरे के अंदर, रियासत के अंदर, और वो एक मखसूस तबका होगा, एक मखसूस जमात होगी, एक मखसूस ग्रोह होगा जो कि इस सब सिस्टम को कंट्रोल करेगा। अब हो सकता है कि ये सिस्टम जो बनाया जाता है इंसानों को कंट्रोल करने के लिए, ये कोई एक फ़र्द हो, एक अकेला वन मैन शो जिसको कहा जाता है, या फिर चंद लोगों पर मुश्तमिल एक जमात हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि अक्सरियत ही उन लोगों की हो। ठीक है। अब वर्ल्ड ऑफ गवर्नमेंट, दुनिया के अंदर कौन कौन से सिस्टम है, पहले ये समझ जाओगे तो पाकिस्तान का सिस्टम भी आपको बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आगे समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले जो दुनिया के अंदर बहुत सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, इनको बोलें मोबाइल क्यों यूज़ कर रही हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स अराउंड आवर वर्ल्ड। दुनिया में कौन कौन से सिस्टम है, बताओ ज़रा तुम ही, कौन कौन से गवर्नमेंटल सिस्टम है दुनिया के अंदर? कोई तुम्हें पता है? दुनिया में रहती हो? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा तुम मोबाइल के अंदर रहती हो, मोबाइल में से आई हो। बहन वाले की जान छोड़ दो, वैसी तुमसे तंग है। बस फीस टाइम पे दे दिया करो तो वो खुश रहेगा, बाकी तुम आती जाती रहो, ना आओ उसको कोई मसला नहीं है। जिस दिन नहीं आओगी वो ज़्यादा खुश होगा। ये मैं उसके दिल की बात बता रहा हूँ, वो बेचारा तो नहीं बोल सकता। हल्का हाथ तो मैं रखूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें हल्की नहीं रखूँगा। हाथ सिर्फ हल्का रखूँगा बस, क्योंकि इन्होंने हाथ बोला आप सबके सामने। इन्होंने सिर्फ आप सबके सामने क्या बोला था? हल्का हाथ बोला था, पढ़ाई नहीं बोली थी। अभी वो एडिशन होते जा रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही पॉइंट्स पकड़ते हैं भाई। पढ़ाई मैं दबा के कराऊंगा, लेकिन ये है कि हाथ हल्का रखूँगा इंशाल्लाह। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स अराउंड आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में बहुत सारे गवर्नमेंटल सिस्टम है। कौन कौन से टाइप्स हैं? कोई एक तो पता होगा ना? हाँ जी, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट सिस्टम होता है जी। सिंध गवर्नमेंट सिस्टम, ये भी होता है ना। और कौन सा होता है? अरे यार, अक्ल को हाथ मारो, तुम लोग क्या बातें करते हैं यार, हंसाने वाली बातें कर रहे हो। बेसिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो एक लोकल बॉडी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर सिस्टम है कि फेडरल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है या और उसके अलावा भी कुछ है। ये कोई देखा जाए तो मेजर गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं होते। ये तो एक गवर्नमेंट जो मेन स्ट्रक्चर होता है मेजर, उसके मातहत काम करने वाले, अंडर उसके मातहत वो काम करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। क्या हो गया भाई? मैंने इनसे ये सवाल किया, अब आप सुने, अब आपसे मेरा सवाल है, ये सीआर के साथ बैठी हुई है। व्हाट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यू नो? आप जानती हैं दुनिया के अंदर कौन से गवर्नमेंटल सिस्टम है? कोई एक का नाम बताएं। नहीं पता, लेकिन आप बातों में तो लगी हुई हैं। मैंने उनसे सवाल किया था, उन्होंने भी आप ही वाला अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया कि मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर मैंने उन्होंने किसी ने आवाज़ लगाई कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, सिंध गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, जो एक बचकाना आंसर था जिस पर आपको फाइनल पेपर में 0 मिलेगा इंशाल्लाह, शुतुरमुर्ग का अंडा मिलेगा। तो फिर मैंने इसका उनको आंसर बताया कि भाई ये तो मेजर गवर्नमेंटल सिस्टम थोड़ी है, फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम इस वक्त रन कर रहा है, चल रहा है, ये तुम लोग अपने बैग ज़रा नीचे लेटा दो, ये डेस्क पर ही लेटा दो बैग्स को, पता ही नहीं चल रहा पीछे पर्दे में क्या चल रहा है। तो मैंने फिर बताया कि कौन से मेजर सिस्टम होते हैं ना, तो आपने सुना ही नहीं। अब आप क्या मुझे आंसर देंगी, मैं आपसे क्या सवाल करूं?
बेसिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, पहले ये समझ लें। वाइल देयर आर न्यूमेरियस पॉलिटिकल फिलोसफीज, जी क्या हुआ? अच्छा, अभी से प्लानिंग कर रही हो, माशाल्लाह। एंड सिस्टम्स, देयर आर 6 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर मोस्ट कॉमन around the world. Most forms of government are some variation of one of the following. इस वक्त जो दुनिया के अंदर ज़्यादा बड़े सिस्टम हैं, यही आपको बता रहे हैं कि वो 6 हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, लेकिन किसी एक सिस्टम का भी नाम पता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, पता है किसी को? आप कुछ हाथ खड़ा करके बताना चाह रही थी, बताएं। कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम है, यही तो मसला है तुम लोगों का। जब तक असल सिस्टम को ही नहीं समझोगे तो सही कैसे करोगे? अगर नहीं समझोगे तो क्या पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ जी, मोबाइल जिन बच्चियों के खुले में वो बंद कर दें। हाँ जी, कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है पाकिस्तान में जो रन कर रहे हैं अभी? रिलीजियस तो है ही नहीं ना, यही तो डेमोक्रेसी है, ठीक है। जो कौन सा निज़ाम होता है डेमोक्रेसी? जमहूरी निज़ाम, जो मैं पहले क्लास में एक दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा था शायद आप बता देंगे, लेकिन आपने खुद साबित कर दिया कि हम पढ़ने वढ़ने नहीं आए हुए, पता नहीं क्या करने आए हैं, अल्लाह खैर करे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सबसे पहले ही देख लो डेमोक्रेसी है, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, ओलिगार्ची, एस्ट्रोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, इस तरह ये सारे हैं। लेकिन हमने इन सब से हमें सरोकार नहीं, हमने सिर्फ 6 सिस्टम इसमें से पढ़ने जो मेजर सिस्टम है इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है। डेमोक्रेसी की भी चूँकि 2 टाइप्स हैं, तो उनमें से भी कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में रन कर रहा है ये भी आपको समझा देंगे। अब यहाँ से आगे वाली लड़कियाँ पढ़ो भाई, आप पढ़ना शुरू करो। ऑथोरिटेरियन सिस्टम, आमराना हुकूमत, जाबराना हुकूमत, जी बात है, वो क्या है? समझाया ना, वो उसके अंदर आपने वर्ड बोला था तो समझ में नहीं आया। वो ऐसी उर्दू का कोई लफ्ज़ होगा, लेकिन कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, वो ऐसे ही उर्दू बोलते हुए कोई लफ्ज़ गुजरा होगा। चले भाई पढ़े ना। हाँ, वो आगे वाली को तो दिख रहा होगा ना, क्या हुआ? आगे वाली को तो दिख रहा है ना। चलो, मुझे तो यहाँ से साफ क्लियर दिख रहे हैं, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। अलग In an authoritarian regime, the government has total control. चलो पढ़ो, कोई मसला नहीं, गलत पढ़ोगी तो भी इसको सही कराया जाएगा ना। हाँ देखें, ये ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंटल सिस्टम है ये आमराना हुकूमत का सिस्टम होता है, और इन हुकूमतों ने आम तौर पर मुख्तलिफ़ रियासतों और मुल्कों के अंदर ज़बरदस्ती तौर पर ना अपना कंट्रोल हासिल किया है। और कुछ भी हो, इसके अंदर ज़बरदस्ती आमराना हुकूमत पाई जाती है। और हुकूमतों को आम तौर पे जो है ना, उनको डिफ़ाइन करना, उनको समझना, ये इतना आसान काम भी नहीं होता। अब इनके पास देखा जाए तो ये इंतखाबात भी कराते हैं, लेकिन
वो वोटिंग का भी जो सिलसिला है, जब आमराना गवर्नमेंट है, ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, तो वो अपने इक़्तिदार के लिए फिर कुछ भी करते हैं, अपने ज़ाहिर हुकूमत को जाने नहीं देते इतनी आसानी से। ये छोटे ग्रुप्स भी हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि बादशाही हो, ये भी मुमकिन है कि हुकूमत की डिफरेंट टाइप्स हो, मुख्तलिफ़ शक्लों की सूरत में ज़बरदस्ती तौर पर। और देखा जाए तो ये कम्युनिज़म और सोशलिज़म के बिल्कुल एंटी है, उसके मुखालिफ है। यानी कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बाय फोर्स ऑथोरिटेरियन सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंट बाय फोर्स एज अ सम ऑफ ग्रुप पार्ट, या फिर जो है ना ये भी मुमकिन है कि अक्सरियत हो, बादशाही निज़ाम भी हो सकता है, जो चंद लोग होते हैं पैसे के मालिक होते हैं तो वो अपना निज़ाम फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑथोरिटेरियन सिस्टम। चलो भाई आगे वाली लड़की उस तरफ वाली आप पढ़ो, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? सऊदी अरब आमराना हुकूमत, रियासती निज़ाम आपके सामने, तो उसकी एक ये एग्जाम्पल है, बता भी रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान आप देख सकते हैं, और उनकी ख़ानदान में ही बादशाही निज़ाम में ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंटल सिस्टम रन कर रहा है, और एक अरसे दराज से उनके ही ख़ानदान से ये जो बादशाहत है देखा जाए तो वो बाहर नहीं निकल रही, अगरचे तमाम ताकतें हुक्मरान ख़ानदान सबके होने के बावजूद भी अब हाउस ऑफ सऊद के हाथ में, उन्हीं के पास ही वो रहता है। जितनी भी मुमलिकत के अहम तरीन ओहदे हैं, ठीक है, बड़ी सीटें हैं, अक्सरियत वो शाही ख़ानदान के अफराद ही उस पर चलते हैं, एक के बाद दूसरा। अगर मरता भी है तो पहले से अगला जो है वो बैठा हुआ होता है इंतज़ार में, और बराह रास्त शाही ख़ानदान इन्हीं को पूरे मुल्क के जितने और दीगर भी अगर ओहदेदार होते हैं तो वो इन्हीं को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। 20वीं सदी के दौरान आप देखें अर्जेंटाइन सदर जुआन पेरोन के तहत भी ये मुल्क जो है वो आमराना बन गया था अर्जेंटाइन, और पेरेन ने देखा जाए 1943 से 46 के दरमियान सबसे ज़्यादा इशाअतों को बंद किया था, और हस्ब इख्तलाफ के 100 अरकान को कैद करके और उन पर तशद्दुद का निशाना उनको बना के बड़े पैमाने पर, और इस तरीके से उसने कब्ज़ा किया था। और 1955 में जिला वतनी इख्तियार करने के बाद फिर इंतज़ामिया ने आमराना हथकंडों को भी इस्तेमाल किया। जब ह्यूगो शावेज़ 1999 में वेनेज़ुएला के सदर बने तो मुल्क में जमहूरी सोशलिज़म और सदारती हुकूमत ये नाफिज थी। इसकी वजह से बाद में निकोलस मादुरो के मतलब किसी से भी भाई देखो दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने जिस चीज़ को समझा वो है गवर्नमेंटल सिस्टम। उसकी बेसिक टाइप्स दुनिया में 6 हैं बड़ी गवर्नमेंट सिस्टम चल रहे हैं, जिनमें सबसे पहला यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, जो जाबराना आमराना हुकूमत का निज़ाम होता है। ठीक है, ये मुमकिन है कि एक आदमी अपने ताकत पे असर रसूख पर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर ले, पूरी रियासत पे कंट्रोल कर ले, ठीक है, जाबराना तरीके से सख्तियाँ करते हुए, निज़ाम को अपने अकल से घुमाते फिराते हुए, तो ये सिस्टम कहलाता है ऑथोरिटेरियन, यानी कि जाबराना। हो सकता है एक फ़र्द कर ले बादशाही निज़ाम, रियासती निज़ाम, इसी तरह मुमकिन है कि चंद लोग मिलकर अपनी दौलत के ताकत पर, ज़ोर पर, बलबूते पर जाबराना और सख्ती से एक निज़ाम इम्प्लीमेंट कर लें सबके ऊपर, पूरी रियासत पे। इसकी इन्होंने यहाँ पर 3 मुल्कों की एग्जांपल आपको दी, एक सऊदी अरब की दी है, ठीक है, और बाकी की मैं आप लोगों से ही पूछना चाह रहा था कि बताओ यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया भी है किन 2 कंट्रीज़ की सऊदी अरब के अलावा भी इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी। हाँ ठीक है ना, तो ये 3 कंट्रीज़ की यहाँ इन्होंने एग्जांपल भी दी जहाँ पर दुनिया में इस वक्त ये रोल मॉडल इस ऑथोरिटेरियन सिस्टम का, गवर्नमेंटल सिस्टम का इम्प्लीमेंट रहा है। यानी कि यहाँ पर ये
नाफिजुल अमल रही है। ऐसा नहीं है कि हम ये कोई हवाई सिस्टम की बात कर रहे हैं। आगे आ जाए तो सेकंड टाइप है डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान में भी इस वक्त इम्प्लीमेंट है, और उसमें से सेकंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न एरा इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? जमहूरी निज़ाम होता है। जमहूर कहते हैं अक्सरियत को, मेजॉरिटी को। ये मोबाइल यूज़ कर रही हैं। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? मेजॉरिटी को। एक होती है माइनॉरिटी, कम लोग। तो जो अक्सरियत होगी वो जिसको लेकर आना चाहेंगे, तो वो जहाँ पर इस तरीके से वोटिंग होगी, सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पर ही क्या होगा? जमहूरी निज़ाम उसको कहा जाएगा। और डेमोक्रेसी क्या है? एंटी इस्लाम है। ये इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है। इसीलिए चूँकि इस्लाम के मुखालिफ है और हम बड़ी माजरत के साथ मुसलमान हैं, ठीक है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो अपनी जगह कहूँगा, लेकिन जिस जगह पे कह रहा हूँ वहाँ पे माजरत कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ फिर एंटी इस्लाम सिस्टम है, तो लिहाजा हम मुसलमान हैं। तो जब आप मुसलमान हैं और आपके पास सिस्टम क्या है? इस्लाम के ख़ुद मुखालिफ सिस्टम है जो आपके यहाँ चल रहा है, तो फिर यही हाल होगा जो हमारे यहाँ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें उस सिस्टम का कुछ पता भी नहीं है, ना हम पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो इस वक्त IQ लेवल है वो ज़ीरो हो चुका है। मोबाइल से हम बाहर नहीं आ रहे ना, मसला ये है सारा हमारा। न्यू जनरेशन के 90s के बाद के जितने भी हैं ना, इस वक्त आप देख लें तो वो 20, 21, 22, 23, 24 साल, 25 साल वाले, तो ये तो दिमाग इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी देखें ना, आपने 22 साल 23 साल इस पाकिस्तान में गुजार लिए, अभी तक आपको सिर्फ इतना ही नहीं बेसिक पता कि आपके यहाँ सिस्टम कौन सा इम्प्लीमेंट है, कौन सा सिस्टम रन कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसमें होता क्या है, ये बातें क्या होती हैं, वो उससे आपको कोई सरोकार ही नहीं है, ना आप जानते हैं, और आप ये जान भी नहीं सकते जब तक आप इस भला से बाहर नहीं आएंगे। तो फर्स्ट टाइप है टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की डायरेक्टली डेमोक्रेसी, जो विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव होती है, यानी कि बराह रास्त एक डेमोक्रेसी में एक सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो चंद लोग जब डेमोक्रेसी में जमहूरी निज़ाम के मुताबिक वोटिंग लेकर सेलेक्ट होकर आ जाते हैं, तो वो डायरेक्ट सिस्टम चलाते हैं, यानी कि बराह रास्त सिस्टम। यूँ समझ लें हमारे यहाँ चूँकि उसके अंडर फेडरल गवर्नमेंट पे सिंध और फिर लोकल बॉडी फलाना ये वो सब कुछ है, इसकी वो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो डायरेक्ट अपने कंट्री के उस गवर्नमेंटल सिस्टम को डेमोक्रेसी के थ्रू डायरेक्ट चलाते हैं। हर सिस्टम वो खुद इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं, ठीक है ना। अपने मातहत किसी को भी वो जमात डायरेक्ट जो है ये सारे इंतज़ामात मुल्क के संभालती। सेकंड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। वो क्या करती है कि वो बस एक मुल्की निज़ाम को चलाने के लिए जब सेलेक्ट होकर आ जाते हैं वोटिंग में, मेजॉरिटी के वोट हासिल करके, तो वो एक बस रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे होते हैं। यानी कि किस तरह कि जैसे बाज़ दफ़ा आपके बाज़ टीचर भी ऐसा करते हैं, क्लास में एक चंद ग्रुप्स स्टूडेंट्स के बना देते हैं और उनके ज़िम्मे काम लगा देते हैं, भाई आपने ये थीसिस तैयार करना है, आपने ऐसे करना है, इस ग्रुप ने ये करना है, उस ग्रुप ने ये फ़लाना जो है ना प्रेजेंटेशन करनी है, तो एक चीज़ें दे देते हैं। बस इस तरह वहाँ भी टीचर एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है और काम वो उन सब से ले रहा होता है। तो ये भी जो गवर्नमेंटल सिस्टम है ये लोकल बॉडीज़ बना देता है नीचे मुल्की एतबार से लेवल पे, फिर उसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिफरेंट जो है ना सिस्टम बना देता है, और ख़ुद एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिस्टम बन के ऊपर बैठा हुआ होता है, ठीक है ना। ये इतना डिफरेंस है दोनों के दरमियान। अगर अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसमें। अब आगे आ जाए डिक्टेटरशिप। ये क्या होती है, कोई बता सकता है? हाँ जी। एक बंदा ऑथोराइज है, वो अकेले जो है
अपना डायरेक्ट हुक्म जो है वो चला रहा है, कह सकते हैं, ये भी बात है बिल्कुल। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर एक जो लाजमी फर्स्ट पॉइंट है ना प्रायोरिटी वाइज, जाओ, वो क्या है? डिक्टेटरशिप चलाता कौन है? हाँ, मिलिट्री चलाती है, फौज। फौज का कोई एक बंदा जो अपने कब्ज़े में गोया पूरी रियासत को और पूरी कौम को ले लेता है, ठीक है ना। अभी भी जैसे कुछ कवानीन ऐसे बना दिए जा रहे हैं, बल्कि बन भी गए, कि जिसमें बाज़ लोग जो होंगे वो उस कानून से बाहर होंगे। हालांकि कानून से बाहर तो सिर्फ एक ज़ात है, वो कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा कोई भी कानून से बाहर नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो। इस तरह तो इसका मतलब है अगर आप कानून से बाहर हो रहे हैं तो इसका मतलब फ़िरौन भी सही था, क्योंकि वो भी कानून से अपने आप को बाहर समझता था, ख़ुद को खुदा कहता था। समझ रहे बात? तो ये चीज़ क्या है? सिरे से ही गलत है। फ़ौजी आमरियत, शख्सी आमरियत भी इसको कहा जाता है, पर्सनल डिक्टेटरशिप, और वाहिद जमाती आमरियत भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। वन ग्रुप ऑफ डिक्टेटरशिप, हाइब्रिड आमरियत भी कह सकते हैं। ये सारे नाम यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, नहीं नज़र आ रहे? क्या हुआ है? डबल क्या आ रहा है? ये यानी कि ऐसे डबल आ रहा है, कह रही हो? अब सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्टेटरशिप भी, उसके भी डिफरेंट अंदाज हैं। अब एक ही बंदे के हाथ में सारा कंट्रोल है, और उसके पास देखा जाए तो वैसे भी ताकत है, क्योंकि असलहे की ताकत और आपके न्यूक्लियर पावर्स की, उन इक्विपमेंट्स की ताकत, वो सारा कुछ उसके पास है। तो उससे तो वैसे भी कोई टक्कर लेते हुए 10 बार सोचेगा। लेकिन ये कहलाता है डिक्टेटरशिप, यानी कि ताकत के बलबूते के ऊपर जो है ना फिर हुकूमत कायम कर लेना। और ये एक थर्ड सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड है, इस दुनिया के अंदर। चलें भाई आगे, मोनार्की, इसको थोड़ा सा कोई पढ़ ले। चलें, ये 3 लाइनें कम से कम ऊपर वाली कोई पढ़ लें, ये फर्स्ट रो वाली कोई लड़कियां पढ़ लें। चलें आप पढ़ें। मोनार्की सिस्टम, बात ही नहीं करो, वरना अब मैं उठा के आप लोग की जगह चेंज करूंगा, सीट चेंज कर दूंगा। देखें, बादशाहत अब जमहूरियत की तरह एक आम नहीं है, अब इसमें भी कुछ फ़र्क आ चुके हैं। मोनार्की सिस्टम जो है ये भी तारीख़ी तौर पे देखें तो हुकूमत की सबसे आम स्ट्रक्चर्स में से एक ये भी स्ट्रक्चर है। एक ख़ानदान की हुक्मरानी होती है इसके अंदर, जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि प्रिंस ख़ानदान जो हमारे यहाँ मशहूर होते हैं। तो वो चूँकि देखा जाए मालो दौलत के असल हाकिम होते हैं, तो अब उनके लक़ब नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होते चले जाते हैं, जैसे जमहूरियत की तरह होता है। जो इंचार्ज होता है मुकम्मल तौर पर उसका सारा निज़ाम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। एक मुतलक जनरल बादशाहत होती है, और बादशाही या हुक्मरानी में तमाम हुकूमत
उसके अंडर जो है वो कंट्रोल होती है। ज़्यादा आम तौर पे देखा जाए तो आइनी बादशाहत में शाही ख़ानदान ही मुलव्विस होता है। जितने भी कवानीन बनते हैं वो इसी जो है पूरे ख़ानदान की तरफ से वो फाइनलाइज होते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ये रस्मी शख्सियात पर मबनी होता है। आज मौजूदा बादशाहों की अगर आप मिसालें देखें इस निज़ाम को समझने के लिए, मोनार्की सिस्टम में जो आज दुनिया के नक्शे पर ये सिस्टम कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट है, तो उसकी एग्जाम्पल देखें, इससे ये और ज़्यादा वाज़ेह समझ आ जाएगा। मैं अभी एग्जाम्पल इसकी बताता भी हूँ, आगे आ रहा है। ओलिगार्ची, इसको कोई पढ़ ले पहले, इस सिस्टम को भी समझ लें, लास्ट है। चलें आप पढ़ लें, नज़र आ रहा है ना, चलें। These are the multiple types of oligarchies, including autocracy, one director owns over everything, imposed by the military. ओलिगार्ची सिस्टम जो है ना, देखा जाए तो ये जो पिछला सिस्टम गुजरा है मोनार्की, जिसमें एक ही शाही ख़ानदान के लोग जो हैं वो असर रसूख रखते हुए अपनी हुकूमत और कंट्रोल कर लेते हैं। इस ओलिगार्ची में थोड़ा सा सिस्टम में चेंजिंग है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही ख़ानदान के लोग बादशाही के निज़ाम को या रियासत के कंट्रोल को बना लें, बल्कि इसमें यह मुमकिन होता है कि देखें उस सिस्टम के जो माहिर तरीन लोग हों, जो मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी क्लास में तो हम पाकिस्तान के सिस्टम को ही नहीं जानते, तो दुनिया के अंदर जो मौजूद गवर्नमेंटल सिस्टम है उनकी बारीक बीनी और उनकी सारी मालूमात तो ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे जिनको बहुत ज़्यादा होगी। तो जब उस सिस्टम की सबसे ज़्यादा मालूमात रखने वाले लोग होंगे तो वो उस सिस्टम को सही से चला भी सकेंगे। तो ऐसा ही देखा जाता है ओलिगार्ची सिस्टम के अंदर भी, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ये भी यूनानी लफ्ज़ है, ओलिगार्चीज़ वहाँ से लिया गया है, उससे माखूज़ है, और इसके माना होते हैं चंद लोग, यानी कि ऐसे लोग जो उस फ़न के माहिर हों। ज़ाहिर है जिस फ़न का जो माहिर होगा तो उसको ही सेलेक्ट किया जाएगा, जो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होगा उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। भाई लड़की आप वहाँ से उठ जाओ, ए लड़की, हाँ आप उठें वहाँ से, उठ जाएं जल्दी से यहाँ से, कितनी दफ़ा आपको मना कर रहा हूँ, नहीं बाज आ रही, उधर चली जाओ, आगे वाली फर्स्ट रो में चली जाओ, वहाँ कोने पे बैठ जाओ, जल्दी जाओ, और टाइम नहीं जाया करो पूरी क्लास का। इसी तरह इसमें देखें तो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं ओलिगार्ची सिस्टम की। क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, उठ जा, जितनी कंजस्टेड है कुछ नहीं होता, वहाँ जाके तुम बैठ गई, अब निकल नहीं सकती हो। एक हुक्म चलाने वाला शख्स हुक्मरानी कर सकता है, इसको बशमूलियत आमरियत कहा जाता है। वहाँ पर देखें इसका नाम लिखा हुआ भी होगा। Deemed most capable of ruling the term is derived from the Greek words for ये हो गया। There are multiple types of oligarchies including autocracy। Autocracy क्या है कि just one ruler to deal over everything, जो हर चीज़ के ऊपर अपना हुक्म चला रहा है और उसको वाकई सिस्टम का इतना नस्ली वो बंदा है कि उसको एक एक चीज़ का पता है, तो उसका हुक्म भी फिर माना जा रहा है, चल भी रहा है। सेकंड क्या है, प्लूटोक्रेसी। ये क्या है प्लूटोक्रेसी? दौलतमंदों की हुक्मरानी, कि भाई सारे मालो दौलत वाले लोग मिल गए और एक पेज पर आ गए। हाँ हाँ, उसके अंदर ही टाइप्स हैं कि ऐसा भी मुमकिन है भाई सारे दुनिया के डिक्टेटर जो है ना, ये मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए और इकट्ठे एक साथ अपनी हुकूमत कायम कर लें। और ये भी मुमकिन है कि दौलतमंद सारे जुड़ जाएं और वो अपनी हुकूमत कायम कर लें।
जैसे आप आज के यहूदी को भी देखें, अंग्रेज़ को देखें, तो वो यही बात तो चाहता है, उसकी यही तो असल कोशिश है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। जबकि पूरी दुनिया पर जब से दुनिया बनी है आज तक सबसे ज़्यादा बड़ी हुकूमत किन की रही है पूरी दुनिया पे? मुसलमानों की रही है। और इन सारे सिस्टमों को फेल कर चुकी है वो, उनकी हुकूमत, क्योंकि ये सारे सिस्टम क्योंकि रियल है ही नहीं। रियल सिस्टम तो किसका है? जो गॉड का है। वो सिस्टम भी इंशाल्लाह आपको इन शॉर्ट हम बता ही देंगे। इससे आगे आ जाए स्ट्रेटोक्रेसी, यानी कि वो सिस्टम कि जिससे अंदर रूल बाय द मिलिट्री। मुमकिन है दुनिया की बड़ी बड़ी अफवाज इत्तेहाद कर लें, जुड़ जाएं एक साथ, और फिर वो पूरी दुनिया पर काबिज हो जाए और अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लें। इससे आगे आ जाए तो थियोक्रेसी, मज़हब की हुक्मरानी। जैसे मैंने यहूदिज़म का बता रहा हूँ, ऐसे ही इस्लामिक मुस्लिम्स का भी हो सकता है मिलकर, और इसी तरह दीगर जितने भी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त रिलीजन्स, वो सब मिलकर भी अगर अपना एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पेज पर आ जाए तो थियोक्रेसी, रूल बाय द रिलीजन। और हमारा जो मुसलमानों का तरीका है तो वो कौन सा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है? गवर्नमेंटल। उसका नाम बताएं, किसको पता है? खिलाफत का सिस्टम है, जो हम पढ़ के भी आ चुके हैं। बताया था ना खिलाफत क्या होती है, कैलिफ कौन होता है, या भूल गए? क्या कर रही हो? बैग हटाओगी तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे? बैग तुमने आगे रखा हुआ है, पीछे तुमने जो है ना मोबाइल में पता नहीं गेम खेल रही हो, क्या कर रही हो? तुम भी हटाओ इसको, इधर साइड पे लगाओ। हाँ जी, क्या होता है खिलाफत? बताओ, व्हाट इज़ खिलाफत, व्हाट इज़ कैलिफ, हु इज़ कैलिफ, कौन होता है वो बताओ। हाँ जी, आप बताएं, दोनों में से कोई बताओ। चार खलीफा, उनकी जान छोड़ो, बस ये मैं पूछ रहा हूँ खिलाफत क्या होती है। खलीफा तो खिलाफत के खलीफत है ना, मुझे ये सिस्टम बताओ, खिलाफत किसको कहते हैं? वो हाँ, खिलाफत मूवमेंट तो हमने पढ़ी है, हिजरत मूवमेंट भी पढ़ी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन सिस्टम ऑफ खिलाफत क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे एक लंबे अरसे तक खिलाफत कायम रखी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया है मुसलमान ने। तो जैसे ये गवर्नमेंटल सिस्टम है, ये तो इंसान का अपना बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ना सारा, एक अल्लाह ने बनाया है सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? खिलाफत। खिलाफत क्या है? स्ट्रक्चर बाय दी रियल गॉड, असल अल्लाह के बनाया हुआ जो सिस्टम है वो खिलाफत है। और उस खिलाफत के अंदर क्या होता है, मैंने ये भी आपको सारा बताया था A to Z। अब मैं रिपीट तो नहीं कर सकता, वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं है, और वैसे ही उन्होंने ऑर्डर कर दिया हल्का हाथ रखने को। चलें भाई आगे चलें, फिर ये समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करें। ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान स्ट्रक्चर है, जो इस तरीके से देखो चलता है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है एक, आगे 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट ये, सेकंड पार्लियामेंट होती है, और थर्ड जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है ना। और इन तीनों का सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज आपस में ताल्लुक, रिलेशन होता है, नॉन स्ट्रक्चरल वाइज आपस का कोई भी रिलेशन नहीं होता, ये जायज़ भी नहीं होता शरीयत के अंदर, क्योंकि खिलाफत में भी ऐसा ही है। यानी कि जो खलीफा होगा यहाँ पर, जिससे आगे पूरा सिस्टम चलता है, एक ही खलीफा होगा पूरी दुनिया का, पूरी रियासत का एक खलीफा होगा, और जो इतना इल्म वाला होगा, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, सबसे ज़्यादा अल्लाह से खौफ खाने वाला होगा, कि वो फिर हर एक का
चूँकि अपने जिस्म पे भी वो इंसाफ कर रहा होगा ना, तक़वा इख्तियार कर रहा होगा, गुनाहों से बच रहा होगा, तो वो औरों के लिए भी फिर वैसे ही डिसीजंस लेगा और पूरी कायनात में वो एक जैसा निज़ाम कायम करने की कोशिश करेगा। ज़रा सा किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, इसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और वो ऐसे ही फ़ैसले करके दिखाएगा कि जो वाकई हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं और सहाबा ने भी, उनकी जमात ने की हैं, कि अगर नबी की बेटी भी चोरी करेगी उसका भी हाथ कटेगा भाई, सदर की बेटी भी करेगी उसका भी हाथ कटेगा, वज़ीर आज़म की करेगी वो भी लटकेगी, कुछ भी हो जाए, सबके लिए इक्वल निज़ाम होगा। जब ये हो जाता है यहाँ से खलीफा से, तो बस फिर वो आगे अगर ज़र्रा सा भी देख लेता है ना कि ये सिस्टम आपस में एक दूसरे की कुछ हल्की सी भी रियायत कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वो उनको हटाता है फ़ौरन, सिस्टम बदलता है और नेक लोग आते हैं, सिर्फ बुरे और बेकार लोगों को नहीं लाया जाता इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक आप बहुत ज़बरदस्त सिस्टम कायम करना चाह रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले ये शराइत होती हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि पक्का नमाजी है, तहज्जुद का पढ़ने वाला है, रोज़ कुरान कितना पढ़ता है, कितना इसका इल्म है, कितनी इसके अंदर बुजुर्गी है, कितना गुनाहों से बचने वाला है, कितना अदल व इंसाफ करने वाला है, अपने जिस्म के साथ भी बाहर भी, और पूरी ज़िंदगी उसकी देखी जाती है एक एक पॉइंट को। जहाँ ज़रा सा कुछ लचक आ गई, मसला आ गया, रिजेक्ट, उसको रखा ही नहीं जाता है इस पूरे सिस्टम में जो इस्लामिक सिस्टम होता है। और इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह जो छंटा हुआ बिल्कुल गंदे किस्म का इंसान होता है वही यहीं पर आते हैं इस सिस्टम के अंदर। अल्लाह बचाए इनसे, तौबा तौबा। समझ रहे हैं बात? तो ये 3 सिस्टम, इससे आगे डिवाइड हो जाते हैं, टाइप्स हैं ये तीनों की। फिर इनसे आगे ये स्ट्रक्चर बनता है मज़ीद आगे, देख के आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलें। अब देखें पाकिस्तान में, आप देखें उससे आगे ये जो 2 टाइप्स यहाँ पे बनी थी ना, इससे आगे बढ़कर ये फेडरल की, ठीक है, फिर यहाँ पर मिनिस्ट्रीज आ गई, एडवाइज़र्स आ गए, यहाँ पे प्रोविंशियल आ गया, इधर से जो निकले सुप्रीम कोर्ट से, तो ये अदालती निज़ाम के ये सिस्टम यहाँ पर बन गए। अब इससे जब आगे आ जाते हैं आप, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, यहाँ से पार्लियामेंट, मजलिस शूरा बनती है। चूँकि हम एज आ मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ मजलिस शूरा का एक निज़ाम होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई एलिजिबल होते हैं, लेकिन बहरहाल उनको नहीं रखा जाता, वो एक अलग मसला है। फिर नेशनल असेंबली है, फिर सेनेट है। यहाँ पर आ जाए एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और यहाँ पर इनका फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ बनती हैं। ये सिस्टम किस तरीके से बनता है, मेकअप इसका होता है, क्रिएशन होती है, तो वो आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर 2018 का इधर शेयर किया गया है आपको, जिसके मुताबिक आपको समझ आ जाएगा कि नेशनल असेंबली जो कि 5 साल के लिए इख्तियार रखती है, 5 साल का उसको जो है परमिशन मिलती है, एक सीट की उसको जो है वो ताकतें मिलती हैं, पावर्स कन्वर्ट होती हैं उनकी तरफ। इसमें 342 सीट्स होती हैं, 272 जनरल सीट्स होती हैं, और इस एडिशन के साथ टू द डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स देयर आर 10 सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, 60 सीट्स फॉर वुमेन्स हैं। जबकि इस्लाम शरीयत के अंदर ख़ातून को इस तरह की एक सीट भी नहीं दी जा सकती, और ये उसके साथ भलाई है, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। इसको कोई भी समझदार खातून होगी, समझदार लड़की होगी, मैं किसी बेवकूफ़ लड़की और बेवकूफ़ ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, अगर वो खुद समझदार होगी तो वो खुद ये कहेगी कि ये मेरा काम ही नहीं है। जब मेरा मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये काम नहीं है कि मैं आपकी जगह आके बैठकर पढूं और यहाँ स्टूडेंट्स मुझे पढ़ाएं, क्या ये मेरा काम है कि मैं रोज़ क्लास में आऊँ और सीआर को खड़ा कर दूँ, हाँ भाई चलो क्लास लो, और मैं बैठा रहूँ 2 घंटे तक पूरा? तो अब सीआर साहिबा क्या करेंगी, सबसे पहले जाके वहाँ कंप्लेन करेंगी कि जी वो तो टीचर आते हैं, वो तो पढ़ाते ही कुछ नहीं है, मुझे खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि भाई चलो क्लास 2 घंटे तक पढ़ाओ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बताओ ये मेरा काम है?
हालांकि ये कोई बुरा काम है, अच्छा काम है। सीखना, इल्म पढ़ना कोई मना है, गलत है, लेकिन क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। तो अल्लाह ने जब आपके ज़िम्मे काम लगाया ही नहीं है, आप उसको करने का अगर शौक़ अपने अंदर रख रही हैं, पैदा कर रही हैं, तो ये आप खुद गलत है, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए नहीं बनाया। जैसे मर्दों को भी बहुत से कामों के लिए नहीं बनाया, ये भी बात मैं इस तरह से भी कर दूं, लेकिन अगर ये करते तो ये उनकी मेहरबानी है और अच्छी बात है, सुन्नत है, हमारे नबी ने सिखाया। अगर नहीं करते हैं तो वैसे ही इनकी जिम्मेदारी है कि आप शौहर को घर पे बिठा दें, जी कपड़े भी धो, बर्तन भी धो, खाने भी पकाओ, बच्चों को भी पालो, मैं जी जॉब पर जा रही हूँ। ये तो गलत हो गया, सिस्टम उलट गया ना। ऐसा शौहर नहीं है, ऐसा शौहर करेंगे ही नहीं। करते ऐसे भी लोग हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। ये बहुत एक हमारे यहाँ एक कौम ऐसी है, उसमें अक्सर 99% यही होता है। मैं उसका नाम नहीं लेता, वो बुरी बात होती है नाम लेना, लेकिन अगर मैं ले दूं और आप जाके सर्वे कर लें और आप पूरी तहकीकात कर लें, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उनके 100 में से 98 मर्द ऐसे ही मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। भाई वो तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तिजारत करते थे और घर में हाथ बटाते थे। मैं ये मना थोड़ी कर रहा हूँ, कभी कभी अगर कर रहा है तो वो तो अच्छी बात है, सुन्नत भी है, मैं उससे तो डिनाई कर ही नहीं रहा। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो अलग थी। मैंने क्या बात करी है कि परमानेंट बेसिस पर खातून घर से बाहर कमाने जा रही है और मर्द औरत वाले काम कर रहा है, परमानेंट बेसिस पे ये गलत है, ठीक है। परमानेंट बेसिस पे हुजूर ने भी ऐसा नहीं करके दिखाया। अब जब आप देखेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, तो पूरा देखें ना, थोड़ा सा क्यों देख रहे हैं कि बस किया है तो अब बस करते ही चले जाना है। हुजूर घर से बाहर के सारी चीज़ें छोड़ देते और बस यही काम घर पे बैठ के करते, ऐसा आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। और कभी कभी किया है, वो तो हम भी करते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं, उससे तो मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, कभी कभी करने से कोई भी मना नहीं कर रहा, जितना हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये समझने का है कि भाई जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी नहीं है, उसको अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, चस्पा करने की ज़रूरत नहीं। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है वो घर से बाहर निकल के नहीं की, घर के अंदर से की, और निकाह के बाद करी। पूरी बात करें, एक सेकेंड, पूरी कंप्लीट बात क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से निकाह हो जाने के बाद, हाँ तो किया है, हाँ नहीं, उससे पहले भी किए, आपको पूरी बात ही नहीं पता। भाई सुन लें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत से भी पहले से सादिकुल अमीन मशहूर थे, और ये बात हज़रत खदीजा को भी पता चल गई थी। वो 2 दफ़ा बेवा खातून थी, उनकी 2 दफ़ा शादी हो गई थी, दोनों शौहर मर चुके थे और वो 40 साल की थी, उनको शादी की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी। और बड़े बड़े सरदारों के निकाह के पैगाम उनको प्रपोजल आए थे, चूँकि वो लैंडलॉर्ड खातून थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। वो कहती थी मुझे शादी की नीड ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में इनके अकाउंटेंट जो पहले ग़ुलाम थे मैसरा, उन्होंने बताया था, बड़ी तारीफ़ें की थी कि ये बंदा बड़ा सच्चा, अमीन, अमानतदार, मशहूर है, मोहम्मद नाम है उसका, नौजवान लड़का है, 24-25 साल के। तो आप अगर चाहें, अगर आपको बंदे की नीड भी है, आपने हायरिंग करनी है, एक बंदा आपको चाहिए, वो कारोबार के लिए भेजती थी लोगों को अपना माल देकर, तो इन्होंने कहा कि मैसरा ले आओ, मोहम्मद को ले आओ, उनको सेलेक्ट कर लिया। जो भी इंटरव्यू का तरीका था, मैसरा नहीं किया सब, क्योंकि आप तो ऑनलाइन घर से बैठ के काम करती थी उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप जानती थी ज़माने जाहिलियत होने के बावजूद भी आपको इस बात की अकल थी कि औरत का घर से बाहर निकलना, अब एक लफ्ज़ आ रहा है मैं वो नहीं कह रहा, अपने आप को वो बनाना है। तो बहरहाल उसकी इज्जत ही उसी चारदीवारी में जो हज़रत खदीजा ने करके दिखाई, वो ख़वातीन में कहते हैं पूरी कुल कायनात की सबसे आला खातून है। चंद ख़वातीन में उनका टॉप पे नाम आता है, उन्होंने घर से बाहर कदम नहीं रखा,
हालांकि लैंडलॉर्ड खातून थी, बिजनेस ऐसा ज़बरदस्त रन किया, घर में बैठकर करके दिखा दिया, रोल मॉडल बन गई। फिर इनके तिजारत के सामान को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम गए और कोई मिले थोड़ी है ना, आपस में देखा एक दूसरे को, इन दोनों का मोबाइल ले लो ज़रा, इन दोनों लड़कियों का मोबाइल ले लो, आप मेहरबानी करो जल्दी से, बंद करके इनको मोबाइल दो, दोनों जल्दी, और दूर करके रख दो उल्टा करके, इनके हाथ में ना जाना चाहिए अब। तो फिर इसके बाद मैसरा ने आकर इस बिजनेस ट्रिप से रिटर्न आकर हुजूर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। उन तारीफ़ों के बाद हज़रत खदीजा के दिल में खुद इस बात का एहसास पैदा हुआ कि अगर मैं शादी कर लूँ इनसे, तो उन्होंने एक खातून को खुद अपना प्रपोज़ल देकर इनके पास भेजा था, जो खातून उस वक्त भी रिश्ते कराया करती थी। उसने जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करी कि अगर आपको एक खातून निकाह में मिल जाए और वो खातून हसब नसब वाली भी हो, माल वाली भी हो, खूबसूरत भी हो, आला ख़ानदान से ताल्लुक़ हो, तो हुज़ूर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी मेरे नसीब में कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। कहा अच्छा बताओ कौन है? तो कहा खदीजा है। तो कहा भाई किधर खदीजा और किधर मैं मोहम्मद? उस वक्त तो आप अलैहिस्सलाम नौजवान थे बिल्कुल, तो मैं किधर, वो खदीजा कहाँ? तो कहा हुजूर मुझे ख़ुद खदीजा ने भेजा आपके पास। जब ये बात पता चली तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तो ठीक है, फिर मैं राज़ी हूँ, और इन्होंने जाके बता दिया। तो खदीजा कहती हैं बस ये लफ्ज़ मैंने सुनना था और मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन ये था जो मैंने इस खातून के मुंह से ये लफ्ज़ सुना कि मोहम्मद मेरे से निकाह के लिए तैयार है। फिर उन्होंने अपने ख़ानदान के चंद अफराद इन्होंने बुलाए और फिर तो खुल के आप अलैहिस्सलाम ने इनका तिजारत का काम किया, लेकिन घर से बाहर मर्द ने ही काम किया, खातून ने घर के अंदर काम किया। ये बात असल फोकस करें, ठीक है ना। तो तब भी खातून का बाहर निकलना अपनी अहमियत को गिराने के मुतरादिफ है। पढ़ना सही है, कोई नहीं कहता, हम उलमा मौलवी खुद कहते भाई घर से बाहर निकलना कोई ये मना थोड़ी है शरीयत में। आप पूरी बात समझें ना, निकले बिल्कुल शरीयत की हुदूद में रहते हुए निकले, इजाज़त है, किसी ने भी नहीं रोका, कोई आलिम मना नहीं करता, ना मैं मना कर रहा हूँ। ये देखो बेचारी खर्राटे लेगी, अब उठाओ इसको, मुंह खोल के सो रही है, मेरा मक्खी ना चली जाए ना। चलो भाई, तो ये इसका सारा प्रोसीजर हो गया। आगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, both the Senate and the National Assembly can initiate and pass legislation except for finance bill। जितने भी माली एतबार से देखा जाए तो जितने भी बिल वगैरह होते हैं उनको तो ये दोनों पास नहीं करते, लेकिन उसके अलावा के जितने भी इंतज़ामी उमूर होंगे उनको ये कानून साजी ज़रूर करते हैं। सेनेट करता है और कौमी असम्बली करता है। बजट का भी जितना इंतज़ाम होता है वो इन्हीं दोनों सेनेट और इसी तरह कौमी असम्बली से पास होकर ही वो आगे बढ़ता है। नेशनल असम्बली पे आ जाओ तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ये कहलाती है, नेशनल असम्बली इसको कहा जाता है हमारे यहाँ। और ये भी देखा जाए खुद मुख्तार कानून साज इदारा है, यानी कि जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएशन उनकी होती है, और इसे विफाकी पार्लिमान का ईवान ज़री भी कहा जाता है। इट्स नोन एज द लोअर हाउस ऑफ फेडरल पार्लियामेंट। ड्यूरेशन इनकी 5 साल की मियाद होती है, और इसके अंदर कंपोजिशन, दिस नेशनल असेंबली इज़ अ डेमोक्रेटिकली elected body consisting of a total of 342 members। 342 मेंबर इसके अंदर होते हैं, of which of 272 सीट्स आर of directly elected members। जो इन्हीं मेंबर्स में से 272 सीटें जो हैं उनकी तरफ से मुंतखब करदा होती हैं। 70 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो इतना बड़ा असल में औरत को अल्लाह ने ना घर के बाहर के फैसले करने का हामिल नहीं बनाया, इतना ज़्यादा बोझ उस पर डाला ही नहीं है। अल्लाह ने उसको घर के अंदर का बोझ क्या कम है,
आप घरेलू खवातीन से पूछ लें जो हाउस वाइफ्स हैं, वो खुद बता देंगी आपको खुल के कि भाई घर का ही लोड इतना है, हम बाहर का क्या संभालें और क्यों हमारे ऊपर डाला जाए। और सही कहती हैं बिल्कुल। तो लेकिन अल्लाह ने एक तकसीम की है, उस तकसीम पे राज़ी होना, इसी में दोनों की खैर है। अगर मर्द भी उस तकसीम से आगे बढ़ेगा तो गलत करेगा, हम सिर्फ औरत को नहीं कह रहे, दोनों तरफ हम बैलेंस कर रहे हैं। और अगर खातून भी करेगी तो गलत करेगी। और ये हमारे माशरे के अंदर बाहर से तहजीब आ गई। और वहाँ की औरत से आप मिलें ज़रा 2 दिन, 1-2 घंटे 2 मिनट बैठ के बात कर लें बस, वो अपनी हैसियत आपको खुद डिफ़ाइन कर देगी कि मेरी क्या हैसियत है, जिसको हमारे उर्दू में औकात कहा जाता है। मैं समझाने के लिए ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वरना मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको खुद बता देगी और आपको समझाएगी क्यों फिर हज़ारों की तादाद में खुसूसन ख़वातीन मर्दों के अलावा भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि इधर इज़्ज़त है, इधर सबसे ज़्यादा औरत को हुकूक दिए गए और उसकी बाउंड्रीज सिखाई गई हैं, उसे समझाई गई हैं। सबसे ज़्यादा नहीं समझाई गई। आप क्या कर रही हैं, डिनाई कर रही हैं? तो बताएं, मान रही हैं। तो औरत को सबसे ज़्यादा हुकूक किसने दिए? वुमेन राइट्स इस्लाम ने आकर डिफाइन किया है। देते नहीं है वो, देखो उनका अपना पर्सनली इशू है, ये जनरली इशू नहीं है, इस्लाम का मसला नहीं है। और क्यों नहीं देते उसकी भी वजूहात जब आप ढूंढेंगे ना, आपको वही मिलेंगी कि भाई इनका अपनी तरफ से मसला है। चूँकि ज़्यादातर हम इस्लाम की जो रियल नॉलेज है ना, वो हमारे पास नहीं है। जब मर्द के पास भी नहीं होगी तो वो उस पर अमल नहीं कर पाएगा, जब औरत के पास भी नहीं होगी तो वो भी बेचारी अमल नहीं कर पाएगी, जब तक आप असल इस्लाम को ही नहीं समझेंगे। यही तो मैं तो एक की कोई तरफदारी कर भी नहीं रहा, मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, मैं शुरू से दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। अगर मर्द भी नहीं समझता इस्लाम की मसाइल को, इस्लाम की तालीमात को, तो वो अब गड़बड़ करेगा, और औरत भी नहीं समझती वो भी करेगी गड़बड़। तो ये तब होता है। लेकिन इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं ना, वो पूरी दुनिया के किसी रिलीजन ने ये बात ही कभी नहीं की है। और कुरान आप उठा के देख लें, उसमें तो अल्लाह ने वाज़े तौर पर अहकामात दिए ख़वातीन के हुकूक के। और ये मैं आपको बता दूं कि आखिरी बात, समझदार लड़की क्यों ये नहीं कहती कि मुझे इक्वलिटी चाहिए, मर्द औरत बराबर है। समझदार लड़की कभी ये बेवकूफ़ी की बात नहीं बोलेगी, वो कहेगी भाई मुझे चूँकि इस्लाम ने मर्द से ज़्यादा हुकूक दिए मैं, तो मुझे इक्वलिटी चाहिए नहीं। यानी कि औरत कह रही है मैं ऊपर से नीचे मेरे हुकूक कम किए जाएं, हालांकि इस्लाम ने उसको ज़्यादा हुकूक दिए। सबसे बड़ी बात आप ये देख लेना कि जो मईशत का बोझ है वो अल्लाह ने औरत पे डाला ही नहीं। औरत से मर्द पूछ ही नहीं सकता कि भाई तुमने इतना क्यों नहीं कमाया मंथली, ये हिसाब किताब वो ले ही नहीं सकता। भाई तुम जाती हो तो वो गलत करती हैं जो फिर उनसे लेते हैं ना वो हिसाब किताब, वो उनको पता होता है ये खुद अपनी मर्ज़ी से जॉब कर रही है, तो अब मैं हिसाब भी लूँगा पूरा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, वो फिर लेते हैं। जब आप कह दोगी कि भाई मैं तो बाहर की जिम्मेदारी है ही नहीं, तो वो आपसे क्या हिसाब लेगा? आप उससे पूछ सकती हैं भाई हाँ बताएं कितना कमा रहे, कितना इंक्रीमेंट लग गया, कितना बोनस मिला, बैठे प्यार से ले, वो बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। और अल्लाह ने मईशत का बोझ औरत पे नहीं डाला, और सबसे बड़ा दुनिया का मसला यही है। तो अल्लाह ने उसके ज़िम्मे सिर्फ 4 दीवारी के मामलात लगाएं, बस उनको देखे, और वो इतना बोझ नहीं है, घर के कामों में मसरूफ़ रहे, बाहर के बखेड़े मर्द के ज़िम्मे छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ने इसको घर का क्या बनाया है? रानी बनाया। ये कहते हैं मैंने नौकरानी बनना है भाई बाहर निकलेगी तो नौकरानी बन गई ना, दुनिया की ग़ुलाम बन गई। अब ऑर्डर मान रही है बॉस का भी, उधर से मैनेजमेंट का, इधर से इसका, कितनी बातें बर्दाश्त कर रही है बेचारी, हालांकि ये इसके लिए बनाई नहीं गई थी। तो इसकी हिम्मत है जो कर रही है, वरना ये गलत है बहरहाल। अच्छा, नेशनल असेंबली हो गया, आगे आ जाए तो सेकंड है सेनेट। सेनेट इज़ द अपर लेजिस्लेटिव ऑफ द
bicameral legislature of Pakistan and together with the National Assembly makes up the Parliament of Pakistan. First convened in 1973 and powers established by the Article 59 of the Constitution of Pakistan. इसका भी ड्यूरेशन 6 साल का है. कॉम्पोजिशन यहाँ पर 104 मेंबर होते हैं. ईच प्रोविंस हैज़ इक्वलेंट सीट्स, बराबर सराबर होती हैं. सेनेट पाकिस्तान की देखा जाए तो 2 ईवानों वाली एक मुकन्ना है और ये बालाई कानून साज है. ठीक है, हाँ शाबाश, यही क्लास हो रही है. और कौमी असेंबली के साथ मिलकर ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट बनाती है. पहली बार 1973 में सेनेट का इजलास जो है वो बुलाया गया था 1973 में 73, और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 59 के ज़रिए ये इख्तियारात कायम किए गए थे. जो भी इनकी पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी. इसका दौरानिया 6 साल का होता है. तकरीबन आधे अरकान हर 3 साल बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं. 104 अरकान हर सूबे में बराबर नशिस्तों पर मखसूस होते हैं. अच्छा, ये तो एक रोल मैप है, इसको भी आप देख लीजिएगा. कंट्री प्रोविजन वाइज जो है ना बनाया गया है. एग्जीक्यूटिव सिस्टम. रोल एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी. वहाँ पीछे से भी तुम बातें कर रही हो उससे. हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, यहाँ पे देखें एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ब्यूरोक्रेसी की रियासत के रोज़मर्रा के इंतजामात इनके ज़िम्मे होते हैं. एग्जीक्यूटिव का सरबराह डायरेक्टली देखा जाए तो पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है, वज़ीर आज़म. वज़ीर आज़म काबीना का इंतखाबात के लिए भी जवाबदेह होता है, यानी जितने भी इंतखाबात कराए जाते हैं वो इसके अंडर ही हो रहे होते हैं. काबीना वज़रा और रियासती वज़रा पर मुश्तमिल होती है और काबीना की ताकत पार्लियामेंट की तादाद के 11% से ज़्यादा होनी चाहिए चाहे. और तकरीबन काबीना के अंदर जो है ना 49 इनके मेंबर्स होते हैं, 39. तो 49 का जब आप 11% निकालेंगे, 50 का अगर निकालें 11%, तो वो 12 अफराद तकरीबन उस पर डिवाइड हो जाएगा. तो इतने लोगों का अगर कोई फैसला होगा तो वही इम्प्लीमेंट किया जाएगा. प्रेसिडेंट कौन होता है? जो सदर होता है मुल्क का, हेड ऑफ स्टेट. ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इसके पावर्स देखा जाए तो प्रेसिडेंट के मुकाबले में कम होती हैं. इसका मुसलमान होना ज़रूरी है और 45 साल कम से कम इसकी उम्र होनी चाहिए. क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो. लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जाली डिग्रियाँ, हाँ जाली डिग्रियाँ होती हैं, वो क्वालिफाइड होता है कागज़ों में, भले रियल में नहीं होता लेकिन उसके पास माशाल्लाह एक से एक डिग्री होती है. और द प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविजनल असेंबलीज. इन तीनों के जो है ना गोया सिलेक्शन वोटिंग के बाद जो ये खुद लोग मुंतखब होकर आ जाते हैं, आवाम इनको मुंतखब करती है. उसके बाद फिर सदर और वज़ीर आज़म का इलेक्शन वो अलग होता है इनके दरमियान. तो तीनों पार्लियामेंट के थ्रू जो है ना फिर सदर मुंतखब होता है. वन कैन बी, क्यों सो जाओ, ये क्लास हो रही है या क्या हो रहा है? वो उसको सोने के मशवरे दे रही है. तुम्हें नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है, सो जाओ. वाह भाई. वन कैन बी प्रेसिडेंट फॉर वन नॉट मोर देन 2 consecutive टर्म. इधर हम जगा रहे हैं, वो सो गई है, वो वाली भी देखो खर्राटे ले रही है, लेकिन थोड़ा तमीज़ से सो रही है. चलो, प्रेसिडेंट, ये तो मुंह खोल के सो रही है. प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. गवर्नर्स ऑफ 4 प्रोविंसेस. बस करो भाई, स्टॉप हो जाओ, स्टॉप. चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट. अच्छा, ये जितनी नशिस्तें हैं ना, ये जितनी सीटें यहाँ पे बताई हैं इन्होंने 8 नंबर पे, ये सदर इनको मुंतखब कर रहा होता है. और इसके कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं अलग से, जैसे कि किसी को सज़ा माफ़ करने की पावर, इसी तरह किसी बड़े डिसीजन पे बिल्कुल आखिरी
सिग्नेचर करने की पावर और भी बहुत सी चीज़ें। पाकिस्तान का जो सदर होगा वो रस्मी सरबरा और एक शख्सियत का हामिल होगा, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिविलियन कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और गोया एक कौम का वो रहनुमा होगा, यानी कि इनके ऊपर उसको समझा जा रहा होगा। सदर को वजीर आज़म के दाखिला और खारजा पॉलिसी के तमाम मामलात के साथ साथ तमाम कानून साजी की तजावीज़ से उसको आगाह करना ये लाजमी होगा कि वो जितने भी मुल्क के अंदर के मसाइल हैं, अंदरूनी इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनकी आगाही, उसकी इंफॉर्मेशन ये वज़ीर आज़म के ज़िम्मे होता है कि वो सदर को भी एतमाद में लेके रखे। तो पाकिस्तान का आइन सदर को, जैसा मैंने बताया, मुआफ़िया देने का, मोहलत देने का, फ़ौज के कंट्रोल करने का इख्तियारात होगा। फ़ौज के आला कमानों पर तमाम तकर्रुरियात जो होंगी वो सदर की तरफ से ज़रूरी होंगी, उसके सिग्नेचर के बग़ैर, उसके फ़ाइनल किए बग़ैर कोई भी फ़ौज की भी किसी बड़ी नशिस्त पर नई कंट्रोल हासिल कर सकता, वो आ नहीं सकता। तो इसकी इजाज़त के बग़ैर ये काम भी नहीं होता। अब आ जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर, हाँ इमरान खान को क्या करूँ, फैन तो ये चल रहा है। इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का फ़ैन हूँ बस। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ 5 years। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ है उसके पीछे चलना भी जो है ना वो बेवकूफ़ी है। जो रसूल के निज़ाम को ही नहीं जानता हो, हाँ वो उस वक्त होगा बेचारा, अभी तो इधर जेल बना देनी चाहिए थी अभी तो जेल के पीछे और कोई पता भी नहीं है बाहर आने का। अल्लाह ही खैर फरमाए। भाई देखो, हम नहीं जानते लेकिन बस अल्लाह सब जानता है, ठीक है ना। जो हम ज़ाहिर हमें दिख रहा होता है हम उस पर फैसला करते हैं। हाँ अभी वाले तो वो है ना, क्या नाम है उसका, उनके भाई हैं बेटा, उनके भाई ये रे, ये और वो एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। ऑर्डर अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही चल रहा है पाकिस्तान में। अभी भी ऑर्डर किसका चल रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का चल रहा है। जो बात असल है उसको मानना चाहिए भाई, भले हम उनके साइड नहीं है लेकिन जो सच है उसको मानना चाहिए। आसिफ मुनीर उसका तो हुकूमत में उसमें चल रहा है ना, मिलिट्री के अंदर, लेकिन देखा जाए उनकी भी तकर्रुरी यहीं से होती है, इनके सिग्नेचर के बगैर नहीं होती है। तो वो भी मोहताज है ना, ये भी मोहताज हो गए रियासत, मतलब इस गवर्नमेंटल सिस्टम के। लेकिन अब चूँकि जो इन्होंने आइनी तरामीम की हैं तो बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हुकूमत का सरबरा होगा। वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होगा, सिलेक्शन होगी, वो कौमी असम्बली के अरकान करते हैं। इनका दौरानिया 5 साल का होता है और आइनी तौर पर वज़ीर आज़म के सदर के अहम मुशीर के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। फ़ौजी क़यादत की हर सेक्शन को देखा जाए तो उस पर तकर्रुरी भी, उसमें इनका भी हाथ होता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ के ज़रिए मिलिट्री को कंट्रोल करने, उसको यकीनी बनाना, ये भी इनका किरदार होता है। वज़ीर आज़म बनने के लिए तमाम शराइत और ज़वाबित सदर वाली हैं, सिवाय इस बात के कि बस 35 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम। वहाँ पे 45 साल है, यानी कि थोड़ा सा उम्र रसीदा हो। प्रोविंशियल असम्बली सूबाई सतह का कानून साज इदारा ये कहलाता है प्रोविंशनल असम्बली, इसको कहते हैं। ये भी 5 साल के अरसे के लिए आता है और इसमें 4 सूबाई असम्बलियाँ वाक़ होती हैं।
हर सूबाई असेंबली को उनकी आबादी के हिसाब से नशिस्तें दी जाती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है, शुमारियात के इदारे होते हैं जो मरदमशुमारी करते हैं, उसके हिसाब से वो लगाते हैं कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ की है। जैसे घर घर वो जाते हैं और हिसाब किताब लगाते हैं, देखते हैं, तो उसके हिसाब से इस वक्त भी आप देखें तो कराची के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 7 हो चुके हैं। पहले हालांकि 4 थे, फिर 5 हुए, फिर 6, फिर ये 7वां मनोड़ा का भी अलग बिल्कुल सेपरेट बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट। तो ये पॉपुलेशन वाइज होता है, जितनी आवाम ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी में भी होता है, स्टूडेंट्स बढ़ लें तो और जगह खरीदेंगे, क्लासें बनाएंगे और सेक्शन बनेंगे, और जो है ना इस तरह। वो तो चलो इधर वाले नहीं खरीद रहे ना, फैशन डिज़ाइनिंग वाले, वरना इकरा वाले तो माशाल्लाह खरीद भी रहे और अल्लाह का लाख लाख। तो बहरहाल ये अल्लाह मालिक है उस चीज़ का। कब्रिस्तान में भी माशाल्लाह बने हुए, हमने उधर भी पढ़ा है, पता चलता था इधर सारी कब्रें नीचे, तो वहाँ भी माशाल्लाह हो जाता है, हर जगह हो जाता है भाई, उसमें कौन सी ऐसी बात है। तो ये अब स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स पे होता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है तो जाहिर है कि स्ट्रक्चर को भी खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही हर मुल्क के अंदर होता है, हर सिटी के अंदर भी होता है, हर शहर में भी होता है। जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उनको एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ जाता है और वहाँ की फिर सीटें नशिस्तें वो सेपरेट अलग से बनती हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम उससे इनकार नहीं कर सकते। ये प्रोविंशनल सिस्टम है जो पाकिस्तान में चल रही है, प्रोविंशनल असेंबली। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2013, चले भाई, आइन की कहते हैं 18वीं तरमीम। इसके मुताबिक बलूचिस्तान की जो सूबाई असेंबली है उसको 2010 में एक LG एक्ट इन्होंने पास किया था। वो एक एक्ट बनाया था, एक कानून साजी की थी, जहां पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियों ने 2013 में अपने LG एक्ट पास किए। तो बलूचिस्तान को भी उस एक्ट की ज़ाहिर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बलूचिस्तान भी एक बड़ा जो है ना सूबा है। 2001 के मुकाबले में चारों LG एक्ट्स की देखा जाए नुमाया खुसूसियात भी थी। कोई भी एक्ट लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ाल और इख्तियार वाला बनाता है, यानी कि किसी भी सूबे को अगर चलाना है तो जाहिर है उसके लिए एक अच्छे खासे जो है बजट की ज़रूरत पड़ती है। उस बजट को किस अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक सिस्टम की। उन लोगों को किसको कितनी पावर्स मिलेंगी उसके लिए कानून की ज़रूरत होती है कि भाई जो उस सूबे का अगर कोई जो है मिसाल के तौर पर वज़ीर है तो उसके पास कितनी पावर होंगी, फिर उस वज़ीर के नीचे जितनी नशिस्तें, जितने लोग मौजूद हैं उनको कितनी पावर्स मिलनी चाहिए। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया जाता है, एक कानून तय किया जाता है कि किसके पास कितनी पावर होगी। अब एक जो ज़ाहिर है मुल्क का सदर है उसके पास ज़्यादा पावर है, वज़ीर आज़म है उसके पास उससे मुकाबले में कम है थोड़ी, फिर नीचे जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, उनके पास उससे कम पावर्स होती हैं। तो जिनका रोना धोना आप पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ लोगों से सुनते भी रहते हैं कि हमें इतनी पावर्स नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम रोडें नहीं बना सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये सब इसी तरह बलूचिस्तान के लिए भी एक एक्ट उस वक्त बनाया गया था 2013 में। तो ये बता रहे हैं ना कि वो बन के फाइनलाइज हुआ था, लेकिन बनाने के लिए जो कोशिशें शुरू की थी वो 2001 से हुई थी। चूँकि यही एक्ट सेम एज इट इज खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के, पंजाब के लिए भी बनाया गया था, तो वैसा ही स्ट्रक्चर इन्होंने भी बनाने की कोशिश की। स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डेलिमिटेशन। अब LG एक्ट, चारों एक्ट जो चारों सूबों के लिए बना,
देखा जाए बुनियादी तौर पर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का इसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ामात करना पड़ा। किस तरीके से बना उसको थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, या मुश्किल बात कर रहा हूँ? हाँ जी, मुश्किल बात हो रही है। फिर क्या कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। किसकी आवाज़ है? ब्रेक की आवाज आ रही है। ब्रेक? वो पेंसिल लो, ब्रेक कर दो, पढ़ाई से ब्रेक। तुम्हें पूरी आवाज़ आ जाएगी। ब्रेक कैसे होती है? पढ़ाई से ब्रेक। पढ़ाई से ब्रेक तो भाई 2 बजे ही होगा, 2 बजे एंड होगा। और सैटरडे की क्लास भी है मेकअप, ये याद रखना। फिजिकल 2 मेकअप क्लासेस होनी है, क्योंकि कैंसिल हुई है ना ये 2 क्लासें हमने करवा दी हैं। वो उन्होंने सब स्टूडेंट्स का क्लैश देख दाग के बिल्कुल अच्छी तरह फिर फाइनल किए। 2 से 4 मेरा ख्याल है नहीं, वो आप लोगों की क्लास है 12 से 2 की, यही टाइम है और क्या। 12 से 2 की क्लास है, ये फिजिकल क्लास होगी यही। हाँ, दिस सैटरडे, कमिंग सैटरडे। अच्छा, थोड़ा सा तो बहरहाल कुर्बानी है। अच्छा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में जितने भी दही इलाके होते हैं ना, यानी कि देहाती इलाके जिनको कहा जाता है, उनमें आपको पता है कि यूनियन कौंसल्स, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स और शहरी इलाकों में यूनियन कौंसल्स होती हैं। इसी तरह कमेटियां और म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस LG एक्ट और म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई गईं और तहसील कौंसलें बनाई गईं, विलेज कौंसल्स बनाई गईं, और शहरी इलाकों में देखा जाए तो नेबरहुड कौंसलों को बनाया गया। पंजाब और सिंध में आप देखें दोनों तरफ ज़िला कौंसलों को बनाया गया, उनकी सरबराही का इंतखाब भी मुताल्लिका कौंसल के तमाम अरकान को दिया गया। ये देखा जाए तो इन कौंसल्स के भी बनाने का जो असल मकसद है वो इसी LG एक्ट के मातहत होता है, ताकि इन कौंसल्स में ज़ाहिर काम करने वाले लोग जो होंगे उनको भी कुछ पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए। उसके तहत वो अपने इलाके के अंदर हर काम को देखकर और उसको बखूबी कर सकें, ये इसलिए बनाई जाती है। टर्म लिमिट एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस। चलो भाई, ये सेकंड रो में से थोड़ा सा पढ़ो। हाँ, सेकंड रो वाली लड़कियों में से जो 4 हैं इनमें से पढ़ें। टर्म लिमिट्स एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस। चलो तेजी से शुरू करो, जल्दी जल्दी करो। चलो CR आप पढ़ो जोर से। The LG Acts of 2013 are not consistent on the term limits of the local government. Punjab provides. खामोश हो जाओ, बाकी बातें नहीं करें। Punjab provides for a term limit of 5 years, Sindh and Balochistan of 4 years, and KPK of 3 years. The electoral process also varies across provinces. Punjab provides for direct election for the post of chairman and vice chairman for the Union Council, whereas Sindh envisages indirect elections of chairman and vice chairman of Union Council from a panel of 9 councillors elected to general and reserved. LG एक्ट जो है ना, ये कितने अरसे तक कारामद होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन यहाँ आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट प्रोविंशनल में अलग अलग इसकी टाइम ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी ये LG एक्ट हैं, जिन जिन सूबों के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो सब पर सेम टाइम पीरियड ड्यूरेशन होगी, ऐसा नहीं है। वही चेंजिंग आपको बता रहे हैं। कहते हैं पंजाब में 5 साल इसकी ड्यूरेशन है, ये 5 साल तक कारामद रहता है, यानी कि पावर्स उनको 5 साल तक ही के लिए मुंतकिल होती हैं। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में 4 साल का अरसा है और KPK के अंदर 3 साल का अरसा है।
यानी हर 3 साल के बाद ये पावर्स उनसे ख़त्म कर दी जाती हैं और देखा जाए तो उनके इंतखाबात भी दोबारा से किए जाते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर कई इंतखाबात नहीं हो रहे लेकिन वो फ़लानी जगह हो रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है उनकी मियाद कंप्लीट हो चुकी होती है, तो फिर उनके इंतखाबात होते हैं। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चेयरमैन उनके जो कौंसलों के होते हैं, इसी तरह वाइस चेयरमैन के ओहदे पे जो लोग होते हैं तो उनके इंतखाबात फिर इसी टाइम ड्यूरेशन वाइज किए जाते हैं। वहाँ 5 साल, फिर 4 साल और 3 साल KPK के अंदर। तो ये टाइम ड्यूरेशन इन्होंने यहाँ पे आपको बताई है। उसका मैप, रोल मैप ये सारा बना हुआ है। अगर इसको खुद भी देख लोगे तो समझ जाओगे, ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे आ जाओ तो लास्ट हमारा जुडिशरी सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, रन कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर आप देखें, देयर आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड एंड इन्फोर्स दी, सबसे पहले जुडिशल की यहाँ पर 2 टाइप्स हो जाती हैं, जो फेडरल शरीयत कोर्ट है और सेकंड सुप्रीम कोर्ट है। उसके अंडर फिर डिफरेंट कोर्ट्स आ जाती हैं। तो देखा जाए फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ये हमारी इस्लामिक कोर्ट है, मुस्लिम जज यहाँ पर मौजूद है और उलमा इकराम का एक बेंच भी होता है जो शरीयत से रिलेटेड जितने भी बड़े मसाइल हैं उनको जज करने के लिए। स्पेशल ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर होते हैं जिसके मातहत देखा जाए तो हाई कोर्ट की जितनी भी अपील्स होती हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आया जाता है और उनको भी इस्लाम शरीयत की रोशनी में देखा जाता है। दूसरी जानिब देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि बिल्कुल आखिर में जो किसी का केस अगर लोकल कोर्ट से, फिर वहाँ से जो है ना सिटी कोर्ट से सीजन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट, जिधर 16 जजेस का एक बेंच होता है जो उस मसले को बिल्कुल आखिर में फाइनल कर रहे होते हैं। उसके नीचे आ जाएं तो हाई कोर्ट है, जहाँ पर ज़ाहिर है आप सीजन कोर्ट या सिटी कोर्ट के बाद जाते हैं अगर वहाँ आपका मसला हल नहीं होता। सीजन कोर्ट्स क्या है? अपील्स टू हाई कोर्ट्स, ट्राइस ऑल ऑफेंसेस। फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं जो कि अपील टू सीजन और हाई कोर्ट्स। सबसे पहले बंदा अपने मसले को लेकर, ज़ाहिर है आप जानते हैं कि किसी पुलिस स्टेशन के अंदर FIR कटवाता है, वहाँ से ये स्टार्टिंग होती है। और बाज़ ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट जो है सिटी कोर्ट्स के अंदर भी आप जाके वहाँ पर अपना मुकदमा जो है वो दर्ज करा सकते हैं और एक केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये वो कानून को समझने और नाफिज करने की एक जिम्मेदार डिपार्ट है जुडिशरी। किसका मोबाइल बज रहा है? बंद करो, ठीक है। और इनको मुंदरजा झेल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वफाकी शरीय अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, मजिस्ट्रेशन की अदालत है। तो जिस एतबार का जहाँ का ये मसला होता है उस जगह पर उसको उसी तरीके से लेकर जाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कवानीन पाकिस्तान के, इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कानून की तारीफ क्या कहलाती है? Definition: Constitution is a system of fundamental laws and principles that prescribes the nature, functions and limits of a government or another institution. देखें कवानीन बुनियादी क्या होते हैं और उसूल, ये एक ऐसा निज़ाम होता है कि जो हुकूमत या किसी भी दूसरे इदारे को, उसकी नौइयत को, उसके तमाम अफ़ाल को और हुदूद का तयन करता है कि भाई इस काम को किस अंदाज में किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या बेसिक जो है सरहदें हैं, उसके लिए क्या क्या शराइत हैं, इनको तय करने वाला असल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कानून होता है। देखिए हर काम बगैर विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा? नुकसान होगा। जैसे सिर्फ आप एक ट्रैफिक के निज़ाम को ही ले लें, अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंसी दे दी जाए, भाई खुली छूट है, जिसने जैसे चलाना है, जिसने जैसे गुजरना है, जिसने जैसे जाना है, जो जितना जल्दी में रफ्तार के साथ फुल स्पीड से उसकी मर्ज़ी है, वो जिस तरह चाहे और गाड़ी चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, साइकिल चलाए, जो चलाना है चलाए। तो अब इधर क्या हो जाएगा? सिस्टम
ख़राब हो जाएगा, दरम बरम हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे को जल्दी है, कोई भी रुकना नहीं चाहता एक सेकंड भी, और इधर सारा सिस्टम जैम हो जाएगा फिर। तो हर एक काम को करने के लिए विदाउट एनी लॉज, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो फिर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हर काम गलत हो जाएगा। तो हर काम के अंदर हमारे शरीयत ने भी, इस्लाम ने, अल्लाह ने किताब हमें दिए, गाइडेंस दिए, नबियों ने आकर हमें गाइडेंस दी, समझाया है कि भाई किस तरीके से आपने काम करना है। तो ऐसे ही इंसान भी अपने कवानीन बनाते हैं, एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, और अल्लाह तो अपने कानून के मुताल्लिक ही वाज़े कुरान में कहते हैं कि जो वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। 3 जगह ये आयत है, यानी कि जो अल्लाह के हुक्मों और फैसलों के मुताबिक दुनिया में फैसले नहीं करते, यही लोग हकीकत में फासिक हैं, गुनाहगार। दूसरी जगह फरमाया यही लोग असल में जालिम हैं, जुल्म करने वाले, नाइंसाफ़ी करने वाले। तीसरी जगह फरमाया यही लोग असल में काफिर हैं। देखें, हमारे पाकिस्तान में भी कोई इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हम कहीं भी कुरान हदीस से फैसले नहीं कर रहे, हमारे यहाँ सूदी निज़ाम कुरान के बिल्कुल एंटी सिस्टम में चल रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ हमारे ही कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालिफ बहुत सारे निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे जितने भी फैसले हो रहे उसमें कुरान हदीस को देखा ही नहीं जाता, और अपने बनाए हुए कवानीन के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। तो अल्लाह के फतवे के मुताबिक हम सब भी क्या हो गए, कुफ्र में चले गए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, इससे निकलना, बचना, ये ख़तरे की बात है। बहरहाल तो यही बता रहे हैं कि उस काम को सही अंदाज में करने के लिए एक कानून क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। उस कानून के तहत फिर उस पर इंसान अगर अमल करते हैं तो वो फंसते नहीं हैं। और इस कानून को तहरीरी अंदाज में इन रिटन वाइज इसको लिख दिया गया है। और पाकिस्तान का आइन, मुस्लिम रियासत खुसूसन पाकिस्तान में कवानीन आइन से अखज़ नहीं किए जा रहे, बल्कि आइन की तश्कील होती है हकीकत में अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। ये पाकिस्तान का सबसे पहला कानून है कि हम पाकिस्तान का हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर कानून, या उस कानून के अंदर अगर अमेंडमेंट्स भी होंगी, चेंजिंग भी होंगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर बनेगा, चौथी कोई चीज़ नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, में ये कानून बना हम नहीं सकते, ये इल्लीगल, खुद ये गैर कानूनी है। पाकिस्तान के अपने पहले कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहला कानून ही यही बनाया गया था कि ये चीज़ लाजमी होगी। समझ गए बात? यहाँ तक समझ आना बंद हो गया तो आप प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कौन से ग्रुप तक हो गई थी हमारी प्रेजेंटेशन? निकाल लें कौन सा लास्ट ग्रुप जिसने प्रेजेंट किया था, उससे आगे चले। फिर 15 ग्रुप 11 तक आ रहा है मेरे पास, और उसके बाद ग्रुप 16 ने अलग से दे दी थी, 14 ने भी दे दी थी अलग से। 11 के बाद 12, ग्रुप नंबर 12 किसका है? ग्रुप नंबर 12 कौन है? अटेंडेंस भी लेंगे? हाँ, दोबारा लूँगा मैं अटेंडेंस, रुक जाओ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, और उधर चली जाओ। भाई ये ग्रुप सुहानी, रोहम, रक्षा, ये किधर है? तीनों हो गई थी। अच्छा, इसके बाद है ज़ीनिया अली, सैयदा फिज़्ज़ा इसरार, उम्मे अतिया। कहाँ है ज़ीनिया, उम्मे अतिया कहाँ? ये सैयदा फिज़्ज़ा दे दी आप लोगों ने, तीनों ने।
सईदा तूबा किरण, सईदा हुनैजा, तूबा किरण हुनैजा, आ जाओ। कौन कौन है दोनों में से? आप तूबा है, हुनैजा? हुनैजा आ जाए। फिर दे दी थी प्रेजेंटेशन, देख लो, मेरे पास होगा रिकॉर्ड, आगे मुझे जाके देखना पड़ेगा। अगर दी थी मेरे पास लिखी हुई होगी तो यहाँ ग्रुप पर भी मैसेज करो ना। मारिया नसीम, कुरतुलैन, शफ़ान एजाज हो गई। अच्छा, इसके बाद है फारिया अहमद, मुनज़्ज़ा तबस्सुम। फारिया और मुनज़्ज़ा कहाँ हैं? सर मैं एक दो क्लासेस में नहीं आ रही, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है कि 16 में सब हो गए, 16 के बाद से अब हो गए। हाँ, ये बस उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ, अब 16 के बाद। एक आध बीच में रह गया था, वो मैंने नोट डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है मेरे पास, घर पे है। लेकिन ये कि अभी जो रह गए वो बताएं। फारिया और मुनज़्ज़ा कौन है? फरिया और मुनज़्ज़ा नहीं आई दोनों? फरिया और मुनज़्ज़ा ये दोनों नहीं है। अच्छा, अरसलान खान, जुनेजो तैयब अहमद ने दे दी थी। असील असद, शाज केस, ये इन्होंने भी दे दी। आयशा रिफत, माहम खान, फातिमा बतूल अहमद, ये कहाँ हैं चारों? चलो आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, ग्रुप 18 है ये। हाँ भाई, और है ही नहीं ना, 18 है ये। निमरा अत्तारी, अनमता, मनाहिल शेख किधर है? तो आओ, फिर हैं तो आओ। किधर है पीपीटी? दिखाओ मुझे अभी। काम की चीज़ों में एरर आ रहा है, बाकी सब स्मूथली सब चल रहा है। आप मुझे दिखाएं, अभी मैं सेव सब कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता, मोबाइल में हर चीज़ आ जाती है, कुछ ही नहीं है। लैपटॉप में है तो सब हो जाता है वो। ज़ारा अली, सईदा तूबा, ईमान, सारा इस्माइल, ये किधर है? आप लोग का ही है ये तो। आमना बतूल, रमना इरफान, बुशरा परवीन। आमना रमना हो गया। चले भाई, बस आप दोनों का ही ग्रुप है, अब आप दोनों ही आ जाएं। सफ़ीना, अलीज़ा, नमरा, ये कहाँ है? सफ़ीना, अलीज़ा, नमरा, हाँ जी भाई, जल्दी करें। अब इसके बाद आप लोग की एक दो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लास में, मैं नहीं लूँगा प्रेजेंटेशन, उसमें बस हमने वो अपने लेक्चर कंप्लीट करने हैं। जल्दी आओ। हो गई थी? नहीं सर, दूसरे ग्रुप की है। सफ़ीना कौन है? अलीज़ा, सफ़ीना, अलीज़ा आप हैं? नहीं आए कोई बात नहीं, आप अपने नंबर 15 मार्क्स बचाओ भाई, उनको छोड़ो, आप अपना पार्ट करो, उनको छोड़ दो। जल्दी आ जाओ। नमरा नाज कौन है? नमरा, नमरा आप हैं? नमरा नाज, नमरा नाज कौन है? नमरा नाज नहीं है, बस ठीक है, जो नहीं है मैं ज़ीरो करता जा रहा हूँ भाई। आप नेक्स्ट में टाइम ही नहीं है मेरे पास भाई। फरिया अहमद, मुनज़्ज़ा तबस्सुम आ रही हैं? जी भाई, चलें स्टार्ट करें, जल्दी आए ना इधर, इसको वो करें स्कैन।
जाओ तुम भी इनके साथ हो ग्रुप में। आपने दी नहीं है, मुझे ये याद है आपकी शक्ल। सबसे पहले हमारी हुई है और दूसरे ये ना अपने ही तो गड़वाते हैं और क्या। मुझे जाना है एक्चुअली, मेरे घर से घर आई मैं जाना था तो वो कह रहे हैं जल्दी आ कोई बात नहीं, एब्सेंट हो जाओगी बस, जाओ। 10 मिनट और कुछ नहीं होता, बस इसको नाम देकर जाओ। वो बताएगी नहीं, आपका नाम लिखकर दे के जाओ। अटेंडेंस खुल जाए तो, मैंने खोली हुई है, काफ़ी देर हो गई, बाहर जाता हूँ, शायद खुल जाए। जल्दी स्टार्ट करो बस। हाँ जी, क्या हमारे स्टूडेंट्स हैं? नहीं नहीं सर, वेट करते हैं। वो आते हैं बस, अभी अटेंडेंस होनी है ज़रा। क्या पूछना है? The leader came together to establish the country in the name of Islam. Religion has played a key role in shaping Pakistan's identity, its laws, and the rights of the people. पाकिस्तान क्यों बनाया गया? पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था ताकि जो वहाँ के बड़े सगीर के जो मुसलमान थे उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। इस वजह से पाकिस्तान बनाया गया था ताकि वो अपने रूल, अपने रेगुलेशन अपने हिसाब से बना सकें। Pakistan's Islamic identity. Pakistan was created in 1947 as a homeland for Muslims. जैसा कि हम सबको पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया था as a homeland for Muslims. Islam played a major role in shaping the idea behind the country. हमारे इस मुल्क को बनाने का मकसद ही ये था कि इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद इस्लाम ही था कि हमें खुद के हिसाब से, खुद के इस्लाम के हिसाब से हमें अपने ज़िंदगी को चलाना था, जो कि हमें जो बड़े सगीर था जब इंडिया और तो फिर पीछे जाके तुम बैठ गए तो वो उन्हें नहीं मिल पाता। पाकिस्तान is officially called the Islamic Republic of Pakistan. Pakistan finally 14 अगस्त 1947 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम उनका मोबाइल वापस दे दिया, बनाया गया। वो मोबाइल यूज कर रही हैं। Clearly state that Pakistan is a state religion.
कानून ने इस्लाम को एक स्टेट रिलीजन करार दिया। थैंक यू। नाउ हुदा विल कंटिन्यू। Assalamu alaikum. My name is Huda and my topic is Islamic ideals in Pakistan's vision. The objectives, resolution, linked religion and the goals of the new country. Objective resolution जो है वो लिंक करता है रिलीजन को और जो न्यू कंट्री के गोल्स हैं वो भी लिंक होने चाहिए रिलीजन से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इट गाइडेड दैट लॉज शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स। और जो है ये हमें गाइड करता है कि हमारे जो लॉज हैं वो फॉलो बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉलो करते हुए इस्लामिक प्रिंसिपल्स को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आवर नेशनल हॉलीडेज कल्चर और सिंबल्स एंड मैनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हूँ इस्लामिक वैल्यूज को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अर्ली लीडर्स वांटेड अ स्टेट बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियल्स बट आल्सो मॉडर्न एंड डेवलपिंग। अच्छा, हमारे अर्ली लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो बेस्ड हो, वो इस्लामिक भी हो, वो मॉडर्न भी हो और डेवलपिंग भी हो। Religion and the legal system. अच्छा हाँ, many laws in Pakistan take guidance from Sharia. हमारे जो पाकिस्तानी laws हैं बहुत से laws वो guidance लेते हैं शरिया से। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल है जैसे बैंकिंग tries to avoid interest. हमारी जो बैंकिंग है वो कोशिश करे कि जो है इंटरेस्ट को अवॉइड करने की। उसके बाद मैरिज डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस लॉज फॉलो इस्लामिक रूल्स। और हमारे जो मैरिजेस डिवोर्स और इनहेरिटेंस लॉज जो हैं वो फॉलो करें इस्लामिक रूल्स को। और ब्लेसमी लॉज जो है वो बेस्ड हो इस्लामिक वो रिलीजन प्रिंसिपल्स पे। और इसके बाद इस्लामिक काउंसिल्स हेल्प एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन रिलीजियस मैटर। इस्लामिक काउंसिल्स जो है वो हमारी हेल्प करती है गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर्स में। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. I am Anabati. Religion in society and challenges. Islamic values show up in education, daily life and cultural practices. जब इस्लाम हमारी एजुकेशन लाइफ के अंदर हमारे एजुकेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स में ऐड किया गया, इस्लाम में एक सब्जेक्ट बनाया गया जहाँ बच्चों को इस्लाम के बारे में बताया जाए, किस तरह इस्लामी मज़हब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के ज़रिए भी बच्चों को और लोगों को पता चला कि किस तरह मज़हब के उसूलों पे चलने का कहा गया है। चैरिटी सिस्टम, मोरल वैल्यूज़ एंड सोशल नॉर्म्स ऑल्सो कम फ्रॉम इस्लाम। ज़कात, सदक़े वगैरह ये तमाम चीज़ें जो इस्लाम ने हमें सिखाई। इस्लाम की वजह से हम लोग ज़कात और दूसरों की मदद करना इस्लाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सम चैलेंजेस पाकिस्तान फेसेस टुडे। आजकल कुछ ऐसे मसाइल जो बहुत ज़्यादा हमारे रिलीजन में पाकिस्तान में देखे जाते हैं। बैलेंसिंग रिलीजियस आइडियाज़ विद मॉडर्न नीड्स। आजकल के जो उसूल हैं, जो लोगों के थॉट्स हैं, उनके ज़रिए मज़हब को उनसे कंपेयर करके चलाना बहुत मुश्किल है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़ एंड इंश्योरिंग इक्वालिटी। जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ के लिए इंसाफ और उनके लिए इक्वालिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर इशू बनता है हमारे लिए मज़हब का पाकिस्तान में। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लामिक लॉ क्रिएट डिबेट। अक्सर ये होता है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट अपने को दे देते हैं, थॉट्स दे देते हैं, फिर वो डिबेट का मसाइल बनता है। कंक्लूजन। Religion has played a central role in Pakistan's history and development, from shaping its formation to influencing laws, social practices, and the lives of its people. Islam remains an important guiding force in the country. Religion जो है हमारे इस्लाम स्पेशली इस्लाम पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट इस्लाम ने रोल प्ले किया। हिस्ट्री पाकिस्तान बना इसलिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट सारी इस तरह के सारे लॉज, सारी प्रैक्टिस, हर चीज़ इस्लाम को मद्देनजर रख के की गई। इसलिए इस्लाम पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था विदाउट इस्लाम। हाँ जी।